क्लास वो आने नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ, उनको दे दूँगी। ठीक है, बंद कर दो जरा। अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी हलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंट्रोडक्टरी क्लास है आज FA1 की। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से न्यू हमारा कोर्स FA1। अच्छा जी, FA1 या FIA मॉड्यूल में आपको किस तरह से पेपर्स देखने के लिए मिलते हैं, कौन से पेपर्स, किस तरह के पेपर्स होते हैं पता है। MCQs जो आपका कहलाता है CBE बेस, यानी कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशंस। CBE बेस आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं। अब आपके पास FIA मॉड्यूल में कितने पेपर्स देने हैं? 7 पेपर्स देने हैं। FIA मॉड्यूल का मतलब क्या है? फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी। इसमें आपने टोटल कितने पेपर्स देने हैं? 7 पेपर्स। इसमें से कौन कौन से पेपर्स होते हैं, क्या नाम है उनके? तो जनाब, FA1 होता है, FA2 होता है, सही है। इसी तरह MA1 होता है, MA2 होते हैं, और F1, यहाँ से F1, फिर आ जाता है F2 और F3। अब ये मैंने बेतरतीब क्यों लिखा है? क्योंकि देखें, FA1 FA2 जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसी को जब आप और सम अप करके आगे ब्रॉड फॉरवर्ड इसकी नॉलेज लेकर जाते हैं तो ये एक पेपर बनता है F3। ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसका नाम F3 या FFA कहलाता है। इसी तरह से आपके पास MA1 MA2, यही आगे चल के आपके पास क्या बनेगा? F2। इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। हाँ, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हमारे पास बिजनेस टेक्नोलॉजी के नाम से आता है, तो F1 उसका नाम है। इन तमाम में आपने क्या करना है, इन तमाम के पेपर पैटर्न क्या है? CBE बेस्ड एग्जाम, जिसे आप MCQs बेस्ड कहते हो। कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें? नहीं, पासिंग मार्क्स कितने हैं? 50। आपके पास देखो 50 क्वेश्चंस। अगर मैं अपने FA1 FA2 की बात करूं पहले, तो FA1 FA2 की बात कर रही हूँ, सब में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। F3 का क्राइटेरिया अलग है। तो मैं जस्ट अभी FA1, अपने जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं FA1 FA2 F3 के मेरे कोर्सेज हैं, मैं इनकी बात कर रही हूँ। FA1 FA2 में जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो कितने आते हैं भाई? 50 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के मार्क कितने हैं? यानी हाँ, 2 मार्क्स हैं। टोटल आप कितने इसको टोटल आप कितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उसमें? 100। टोटल आपके पास कितने मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं? 100। लेकिन 50 वाला क्या है? पास है, सिक्योर है। हम 90-80% कोर्स में जो जितनी कोशिश करेंगे, 80 to 90% करेंगे, तो फिर हमारे 60-70 का रेशो आ जाता है। और अगर हम 100% करते हैं तो 80-90, क्योंकि आपको 100% तो बहुत ही टफ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाए। कराची के एक स्टूडेंट ने इस तरह से, पाकिस्तान के एक स्टूडेंट ने बेसिकली इस तरह से करा है, और उन्होंने F6 या F7 का पेपर इसी तरह से उन्होंने हाईएस्ट स्कोर करा है। दो, ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने हाईएस्ट स्कोर टैक्सेशन में करा है। ठीक है जनाब। तो बहरहाल क्या है, हमारे पास CBE बेस एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपके पास MCQs, FA1 की बात कर रहे हैं हमारा, FA2 की बात सेम तरीके से, F3 का पैटर्न अलग है। तो आपने कितने क्वेश्चन आपके पास आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप आपके एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 2 मार्क्स। 100 स्कोर टोटल है, उसमें से आपने 50 तो लाने की कोशिश करनी है। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि हमें टोटल कितना, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या इसका इसके कितने पार्ट्स वगैरह हैं, वो हम देख लेते हैं। जुनेद, आपने ज्वाइन करा, आपको वॉइस क्लियर है? जो मैंने आपको स्क्रीन शो कराई है वो आपको क्लियर है?
जी क्लियर है। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट पेपर की बात करी है कि FA1 का पेपर किस तरह से आता है, इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, और आपका FIU मॉड्यूल क्या कहलाता है, CBE बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है ना। अच्छा जी, हमारे पास इस कोर्स में जो FA1 का कोर्स है, हम इसमें फॉलो कर रहे हैं BPP बुक। अब इस BPP बुक में आपके पास कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, इस BPP बुक में आपके पास टोटल 17 चैप्टर्स हैं, और ये 17 चैप्टर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। टोटल आपके पास 17 चैप्टर्स हैं और 4 पार्ट्स हैं। मेरा क्राइटेरिया या तरीका क्या है इसको करवाने का, पहले मैं करवाती हूँ पार्ट ए विच इज इंट्रोडक्टरी, या फिर आप कह सकते हो आपका बिल्कुल इनिशियल लेवल का है। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ पार्ट सी और डी पर, विच इज लिंक टू ऑल, यानी पार्ट सी है आपके पास 5 चैप्टर्स पे डिपेंड, और ये बिल्कुल एक तरह से समराइज एक क्वेश्चन आपके पास आ रही होती है कहानी, जो एक दूसरे से तमाम चैप्टर्स लिंक कर रहे हैं। वो है क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज क्या होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। फिर आपके पास पार्ट डी में जस्ट एक ही आपके पास चैप्टर है पेरोल का। अब जैसे जैसे हम आपके पार्ट्स कवर करते जाएंगे, चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, यानी मैंने पार्ट ए कवर करवाया तो मैं क्या ले लेती हूँ उसका टेस्ट। इसी तरह से पार्ट सी और डी, जैसे ही पार्ट सी का कंप्लीट करवाती हूँ, पार्ट डी का एक चैप्टर इंक्लूड करती हूँ, और ये इसका मैं सेकंड टेस्ट लेती हूँ। फिर आ जाती हूँ मैं आखिरी पार्ट पे, यानी पार्ट बी में बिल्कुल एंड में लेती हूँ, जिसमें चैप्टर्स भी ज्यादा हैं। ठीक है। और इसका क्वेश्चन एक जो हमारे पास चैप्टर तमाम जो है एक तरह से इतने इंटरलिंक नहीं कर रहे हैं, जैसे आपके पार्ट सी में क्रेडिट ट्रांजैक्शन तमाम सारी आ जाती हैं, तो आपके पास दो बुक्स की कहानी है, वहां पे आपने कैश ट्रांजैक्शंस की बात करी है पार्ट बी में जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो चैप्टर्स ज्यादा हैं तो हम थोड़ा उसको बाद में रखते हैं। क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ तक तो भाई हमारे पास क्या था, हमारे पास चैप्टर्स की बात आ गई थी। अब हम इससे पहले चैप्टर पे जाएं, मैं आपसे जानना चाहूंगी जुनेद कि आप अकाउंटिंग के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जी। आपने FA जो हमारा कोर्स है FA1, ये किस बारे में है जी। FA1 जो ऐसे हमारा कोर्स है अकाउंटिंग जो किस है वो बारे में बेसिकली है, आप, इट्स जी हाँ, ऑल ये अबाउट बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग की फाइनेंशियल बेसिक्स है। अकाउंट। इसमें जितने जी हाँ, चैप्टर्स बिजनेस हैं अकाउंटिंग की क्या बेसिक्स है। सिखाएंगे और आपको कि कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है, ये तमाम चीजें आप पढ़ोगे FA1 कोर्स में। क्लियर है। आई गेस जुनेद अपना ना कैमरा ऑन कर लें ताकि मैं आपको देख सकूं। ओके। ठीक है, अब मुझे ऑन है कैमरा। बताएं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम क्या जानते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जिसमें आप डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन बुक करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो जो सिस्टम यूज होता है या जो लैंग्वेज यूज होती है या प्रोसीजर यूज होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको कवर करती है। आपकी वॉइस थोड़ी कम भी आ रही है और पीछे से लोग बोल भी रहे हैं, आप दोबारा जी। बताएंगे क्या आप बोल रहे हैं। अ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं अपना ये आप एक सेपरेट रूम में आ जाएं ताकि बस मैं क्लास ले ली जाए जहाँ मैं उस टाइम में। सेपरेट रूम में जा ऐसे कॉफी वो तो नहीं नहीं 2 मिनट दीजिएगा। प्राइस लेवल स्पॉट पर जाएंगे आप।
जी। जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सिस्टम है जिसके तहत हम अपने डेली बिजनेस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। फाइनेंस की जो भी एक्टिविटी है वो थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के तहत बुक की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है फाइनेंशियल सिस्टम में। सही। अच्छा, जस्ट हम इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जस्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग से हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? रिकॉर्डिंग के बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। ये पूरा जस्ट सिस्टम है रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग से बेसिस पे लेकर लिए जाते डिसीजन हैं? तक। नहीं, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, उसके बेसिस पे फिर रिपोर्ट्स बनती हैं और उसकी बेसिस पे फिर डिसीजंस होते जी, एग्जैक्टली exactly। अब आपने सही बात करी कि हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि हमें क्या चाहिए, हमारा बेसिक मकसद क्या है? रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स किसकी रिपोर्ट्स? बिजनेस की रिपोर्ट्स। बिजनेस की रिपोर्ट कौन कौन सी आपने बताई थी? कौन कौन सी होती है पता है? आपकी परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है? आपके रिजल्ट से। किससे पता चलती है? आपके रिजल्ट से। आपने 9 में कैसा परफॉर्म करा, आपने 10th क्लास में कैसा परफॉर्म करा, आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या प्रीवियस क्लासेस में कैसे परफॉर्म करा? कैसे पता चला? रिजल्ट से। रिजल्ट डायरेक्ट तो बना बनाया नहीं आ जाता कि आपको देखते ही हम रिजल्ट बना दें, नहीं। इसका एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस है इसका? आप एग्जाम देते हो, एग्जाम से जितने भी पेपर्स हैं वो टीचर्स चेक करती हैं और उनके जो नंबर्स होते हैं वो क्या करे जाते हैं, फिर रिकॉर्ड करे जाते हैं। रिकॉर्ड तमाम नंबर्स करने के बाद अब उनको क्या करा जाता है, क्लासिफाई। यानी इंग्लिश के कितने हैं, मैथ्स के कितने हैं, उर्दू के कितने हैं, अकाउंट्स के कितने हैं, डिफरेंट कोर्सेज के कितने कितने हैं, आपने तमाम उसको क्लासेस में रख लिया। देन फिर आप देखते हो कि सबसे हाईएस्ट या मिड रेंज, जिसको आप एवरेज कहते हो, या फिर लो एवरेज कितने आए। इससे हमें समराइज करने के बाद क्या मिल जाती है, एक रिजल्ट पता चल जाता है कि उस बच्चे की परफॉर्मेंस उस सब्जेक्ट में कैसी है। इसी तरह हम कलेक्टिवली देख लें कि उसने क्या करा है, कितने मार्क्स स्कोर करे टोटल। अगर हम बात करें कि भाई ये किसका है रिपोर्ट कार्ड, फॉर एग्जांपल महानूर की है, फॉर एग्जांपल मुकद्दस की है, तो उन्होंने सबसे हाईएस्ट किस में स्कोर करा है, बिलो उसके कितने, बिलो एवरेज कितने आए और एवरेज कितने आए। तो हमें ये पता चल जाता है किस किस कोर्स में उन्होंने कितने मार्क्स गेन करे, इनकी पोजीशन ओवरऑल इन तमाम क्लास में कितनी आई है, पता चल जाता है कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन इससे नीचे की परफॉर्मेंस देखे यानी उसकी स्कोर नीचे है। ऐसा ही है। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस भी हम जानते हैं किससे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। क्या बताता है ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, या आप कह सकते हो इसकी फाइनेंशियल वर्थ पता चलती है। तो इसकी फाइनेंशियल वर्थ हमें किसके जरिए पता चलती है, रिपोर्ट्स। किस कौन सी रिपोर्ट्स, आपके जो आपके पास कोर्स आ रहा है इसमें हम दो स्टेटमेंट्स का नाम पढ़ेंगे और इन स्टेटमेंट्स को कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे। कौन कौन सी है आपके पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसका दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। दूसरी कौन सी है भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसका दूसरा नाम क्या है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपके लेवल पे अभी तक यही दो स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे। अब इन स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए ही तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। तभी हम कहते हैं क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग। जिन्हें आपको बोर्ड दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो प्लीज साथ साथ लिखने की कोशिश करें। आई होप कि हैं। विजिबल लिखा हो। It is an art of विजिबल नहीं है। recording, classifying, summarizing, and reporting financial information of an organization। देखें, हम अकाउंटिंग को एक आर्ट क्यों कहते हैं, कोई इसका रीजन जानता है कि ये डेफिनेशन हजारों लोग लिखते हैं लेकिन क्यों लिखी जाती है ये चीज? क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता।
क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए आपके इनके सिस्टम्स, इनके मेथड को समझना होगा। जैसे एक आपके पास वीडियोग्राफर होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, उनको एंगल्स, उनको एक तरीका पता होता है कि जिसके जरिए वो चीज अट्रैक्टिव लगे। हमें यह अट्रैक्टिव नहीं बनाना, हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेनी है। किसकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिजनेस की, कि वो क्या समझाना चाह रहा है। अच्छा, तो हम क्या सीखते हैं फिर, इसके मेथड्स को, इसके सिस्टम्स को, इसके प्रिंसिपल्स को, इनके तमाम रूल्स को समझते हैं, ताकि हमें इसको, इसकी जो रिपोर्टिंग है वो बनाना आना चाहिए। अच्छा, इस काम को करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले जो मैंने कहा रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग किस रूल के तहत होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर जितनी भी, अच्छा रिकॉर्ड किसे करते हैं ये पता है, बिजनेस में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग किसको कहते हैं, कि भाई बिजनेस में आप इस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है, लेन देन वगैरह। क्या सिर्फ बिजनेस में लेन देन होता है, जी जुनेद, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, कैश, जी, बिजनेस का सेल्स परचेजेस, पेमेंट्स, बैंक पेमेंट्स, कैश पेमेंट्स, एक्सपेंसेस, इन रिसीविंग इनकम जो रिसीव होती है, सबकी बुकिंग सबकी सिर्फ लेन रिकॉर्डिंग। देन हम नहीं कहेंगे, एक्सपेंसेस जो तमाम चीज आपने कही हैं वही तमाम चीजें होती हैं, ठीक है। तो हम जस्ट ये नहीं कहेंगे लेन और देन, नहीं, बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी आप पेमेंट बाज औकात नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका वो खर्चा हो जाता है, लेकिन आप कहते हो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। वो कौन सा खर्चा होता है वो भी हम देख लेंगे। 2 महीने बाद तो नहीं, यानी नेक्स्ट मंथ में। फॉर एग्जाम्पल आपने दिसंबर में इलेक्ट्रिसिटी पूरी यूज करी है, आपका बिल भी आ गया। अब बिल आने के बाद आपने उसी वक्त तो उसी डेट पे पेमेंट नहीं करी है। आपके पास फॉर एग्जांपल दिसंबर से लेके 31, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आपने इलेक्ट्रिसिटी उस महीने की यूज करी। बिल कब आ रहा है, 24 दिसंबर को। ड्यू डेट कब तक की है, 10 जनवरी की। आपने कहा 5-10 तक मैं करवा दूंगा। तो आपने जब ये बात कही, आपके सर पे एक्सपेंस तो हो गया, ट्रांजैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। अब आपने उस चीज पे अभी पेमेंट नहीं दी है, आपने उसकी सर्विस ले ली लेकिन अभी पेमेंट नहीं दी है, बाद में देंगे। तो जस्ट आपने लेन देन की बात नहीं रखनी होती है। बिजनेस में ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं, बिजनेस में जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं वो क्या है, आपके बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शंस हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसमें हम एक्सपेंसेस को भी देख रहे होते हैं, उसमें आप सेल्स भी देखते हैं, उसमें आप पेमेंट कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज को, भी बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। बहरहाल, तो रिकॉर्डिंग हम किसकी करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। क्लियर है। देन रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, इनको क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, यानी क्लासेस में रख देते हैं। कौन कौन सी क्लासेस, भाई कैश से रिलेटेड जितनी भी आपके पास एक्टिविटीज आ रही हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, एक लेजर बना देते हैं। जो हम, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ, मैं आसान अल्फाज में ये समझाना चाह रही हूँ कि हम उसकी समझ लो क्लास बना लेते हैं। हमारे बिजनेस में कितनी बार कैश इनफ्लो हुआ और कितनी बार कैश का आउटफ्लो हुआ, वो उस लेजर, उस क्लास में रख दी जाएंगी, उसकी तमाम एक्टिविटीज उससे रिलेटेड। इसी तरह से आपके पास, आपने सेल करी, आपने परचेज करा, आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, आपके पास फीस भी आती है समटाइम। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनको उनकी क्लासेस में रिकॉर्ड करने के बाद रख दिया जाता है। फिर हम करते हैं समराइज, यानी बिजनेस के पास उस पीरियड में कितना इनफ्लो हुआ कैश का, कितना आउटफ्लो हुआ। लेट सपोज 2 लाख आपने इनफ्लो होते हुए देखे और 1.5 लाख का आपने आउटफ्लो होता हुआ देखा, बैलेंस कितना बच रहा है फिर, 50,000। ये 50,000 क्या है, आपके पास बैलेंस बच रहा है। क्या आपके पास उस पीरियड में इनफ्लो होने के बाद आउटफ्लो जो हुआ, आपके पास अब उस टाइम पे कितना बैलेंस कैश की सूरत में मौजूद है, तो वो क्या रखते हैं आप, बैलेंस। अब ये बैलेंस क्या कहलाता है, आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ कैश का नहीं आएगा, आपके पास जितने भी आपके पास अकाउंट्स होंगे उन तमाम का क्या आएगा, बैलेंस आएगा कुछ ना कुछ। उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उठा के क्या करेंगे, रिपोर्ट्स में ले जाएंगे। और रिपोर्ट्स बनाते हैं हम ताकि हमें उस बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चले। एक और पॉइंट कहा जाता है इस बारे में, किसके बारे में, कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। इट इज
द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज है। क्यों कहा जाता है ये, किसी को पता है? ये हम कम्युनिकेट करते हैं ना अकाउंटिंग में। किससे कम्युनिकेट करते हैं? हम बिजनेस लाइक अकाउंटिंग लैंग्वेज है, लाइक हम बिजनेस की लैंग्वेज है, तो हम कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस का, अकाउंटिंग यूज करते हैं। हाँ, देखो, मेन पर्पस क्या है जुनेद, बिजनेस आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, के लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या है? हम कह रहे हैं ये क्या है, लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की लैंग्वेज है। कम्युनिकेट, किसी भी लैंग्वेज का मकसद क्या है, बेसिक पर्पस क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। यानी मैं और आप एक प्लेटफॉर्म पर आके एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, लैंग्वेज इस वजह से कहा गया है। क्या चीज समझाना चाह रही है, किसको समझाना चाह रही है? बिजनेस की बात किसको समझाना चाहिए? बिजनेस पर्संस को। बिजनेस पर्संस कौन कौन से होंगे? अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देख रहे हैं कि भाई ये बिजनेस पर्संस हैं, कौन कौन से होंगे हमारे पास जिनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन की नीड होगी? मैनेजर, मैनेजर्स और मैनेजर्स है, एम्प्लॉयज है, आप और एंड जिनको एक्सटर्नल देखते हैं तो जिनको रिपोर्ट्स चाहिए कि लाइक गवर्नमेंट जो होती है टैक्स पे, जो टैक्स की पर्सन होते हैं वो कुछ लाइक होता है। ठीक है, आधी बात सही करिए। अच्छा जुनेद, ये हमें ये इंफॉर्मेशन दो तरह से चाहिए, एक तो इंटरनली और एक क्या है भाई, एक्सटर्नल। यानी एक इंटरनल यूजर्स के लिए, एक एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। कुछ बातें इन्होंने बताई, यानी मैनेजर्स को चाहिए, एम्प्लॉयज को चाहिए। आप बताएंगे कि इंटरनल यूजर्स में किन किन को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी? इंटरनल यूजर्स में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजर्स होते हैं इंटरनली, इंटरनल जो डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं कंपनी की प्रोग्रेस में, और आपके एम्प्लॉयज होते हैं। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज के लिए भी अगर जरूरी हो तो उनके लिए भी इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन ही खिलाएगी उनको, जो कुछ प्रोवाइड किया जाएगा रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अलावा आपके अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपके ओनर्स जो होते हैं उनको चाहिए होती है इंफॉर्मेशन, आपके डेटर्स को चाहिए होती है, सप्लायर्स को चाहिए होती है, मुख्तलिफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ठीक है, फाइनेंशियल हाँ, तो इंटरनल। सही बात कही है। हमारे मैनेजर्स को, हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे ओनर्स जो बिजनेस चला रहा है उसको भी चाहिए इंफॉर्मेशन। इसके अलावा किसे चाहिए भाई? आपसे जुड़े कस्टमर्स, यानी बिजनेस से जुड़े कस्टमर्स, बिजनेस से जुड़े सप्लायर्स को भी इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए? गवर्नमेंट अथॉरिटीज जिसको टैक्स चाहिए, और इसके अलावा जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इन्वेस्टर्स। ठीक है, उनको भी ये क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन शेयर चाहिए। होल्डर्स यहाँ होते तक हैं। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बिजनेस की। बिजनेस में आपके पास दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक कहलाती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में फर्क क्या है? एक एक फरारीदार होते हैं और दूसरे जो होते हैं लाइक वो आपको अगर कोई सर्विस देते हैं तो उसकी पेमेंट लेना है। एग्जैक्टली। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? ऐसी प्लेस, ऐसी जगह जहां लोग मिलके काम कर रहे हो, कोई ना कोई पर्पस के तहत वो काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक आपका स्कूल है, तो वहां लोग मिलके काम कर रहे हैं। क्या काम है उनका? एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्यों कर रहे हैं? ताकि आपसे प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, इसी तरह से रेस्टोरेंट्स की बात कर लो, हॉस्पिटल्स की बात कर लो, डिफरेंट आपके पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी जो प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। नॉन प्रॉफिट किसे कहेंगे? आपने कहा जो फलाही काम कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिन्हें? ईदी है, ईदी सेंटर है, और जो चीपा वेलफेयर एसोसिएशन है। इसके अलावा फातमी फाउंड, ऐसे बहुत सी फाउंडेशन हैं जो एग्जैक्टली exactly. इनका नॉन प्रॉफिट मकसद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फलाह बहबूद के लिए काम करना। सोशल इनका वेलफेयर। मेन सोर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करके अर्न करना नहीं होता, दूसरी जगहों से ये सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है कि भाई कोई ऐसी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दें जहाँ पे आपसे बोलें कि भाई वहां आए तो हमारी इस चीज में मदद करें, इस चीज को ऑर्गेनाइज करवा के फिर आप हमारी मदद करें, या फिर वो चैरिटी वगैरह भी ले सकते हैं। बहरहाल, तो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, दोनों ही जगहों पे क्या होता है, अकाउंटिंग का पर्पस करा जाता है। क्योंकि उनको अपनी रखो, अपनी पोजीशन पता करनी होती है कि हमारी अभी
क्या पोजीशन है, इन फ्यूचर मैं कहाँ स्टैंड कर सकूंगा, करके सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, वो तमाम मालूमात जानने के लिए अभी क्या करते हैं, फाइनेंशियल वर्थ जानते हैं अपने बिजनेस की। यहाँ तक क्लियर है जुनेद है। आपको? जी जी क्लियर है। अच्छा जी, बिजनेस जी किसे क्लियर है। कहेंगे फिर? बिजनेस का मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो। बिजनेस का मतलब यही होता है कि आप कोई चीज सेल कर रहे हो और उससे आपको प्रॉफिट हो। बिजनेस, हम बात कर रहे थे बिजनेस की। एग्जैक्टली बिजनेस का मकसद क्या है? बिजनेस में तमाम वो एक्टिविटीज करते हैं जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब मैं यहाँ पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरा मकसद क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। इसी तरह से आपके पास कोई भी फेमस प्लेस ले लो जो रेस्टोरेंट के तौर पे सामने आती है, लाल किला है आपके पास, उस्मानिया है, रेस्टोरेंट बहुत सारे आपके पास आ जाएंगे। बहरहाल वो क्या कर रहे हैं, आपको फूड प्रिपेयर करके दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा एम्बियंस दे रहे हैं। मकसद क्या है उनका? आपके पास क्या है? सर्विस, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना। अच्छा जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि तमाम एक्टिविटीज के जरिए प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस कहलाएगा? जुनेद, आपसे ये सवाल है। जी, कि हम बिजनेस तमाम में मुख्तलिफ नहीं ऐसे। एक्टिविटीज करते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो क्या हर तरह जी की एक्टिविटी बिजनेस में करना आपके लिए बिजनेस कहलाएगा, या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज ही करने से आपका बिजनेस कहलाएगा? की आवाज अ, मुझे लगता है कि बिजनेस से रिलेटेड अगर बिजनेस शुरू ही प्रॉफिटेबिलिटी के लिए किया जाता है तो उससे रिलेटेड हर एक्टिविटी आपको प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रख के ही की जाती है। तो बिजनेस से रिलेटेड अनटिल एंड अनलेस आपका आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो तो वो आप देंगे वो फिर सोशल। मेरा ये सवाल था, मेरा ये सवाल था कि बिजनेस में जितनी भी जी एक्टिविटीज हैं, जी जी तो क्या वो तमाम जी। एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज, हर तरह की एक्टिविटी बिजनेस कहलाएगी, या किसी खास एक्टिविटीज को ही हम बिजनेस कहते हैं? नहीं, उसकी तमाम एक्टिविटीज ही बिजनेस कहलाएंगे। वो जो खर्चा करेंगी वो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस होगा। वो जो एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस। वो जो इनकम अर्न करेंगे वो बिजनेस चार्जिंग एक्टिविटी खत्म होगी। है इसमें। उसकी तमाम एक्टिविटीज उसके बिजनेस का हिस्सा होगी। तो वो तमाम बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज ही कहलाएंगी। अनटिल एंड अनलेस मुझे लगता है कि अगर सोल प्रोप्राइटर जो ड्राइंग्स करता है वो शायद बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा ना हो, लेकिन बाकी उसकी हर एक्टिविटी, उसका हर एक्सपेंस, उसकी हर इनकम, उसकी हर एडवांसेस, उसकी हर पेमेंट उसकी बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है तो। अगर सही है। मतलब वो प्रॉफिट। अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर हम स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके थ्रू भी हम पेमेंट रिसीव करते हैं, और जिससे माल खरीदते हैं उसको भी हम पेमेंट करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? बिजनेस? ये भी बिजनेस है, देखा है, ये बिजनेस है, मॉरली एंड एथिकली गलत है, बट जो कर रहा है उसका तो बिजनेस है ना। मॉरली गलत है वो फिर एथिक्स की बात आती है, वो फिर मॉरलिटी की बात आती है कि यार ये सही है कि गलत है। दैट इज डिफरेंट दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। उसके लिए तो वो बिजनेस है ना। वो बिजनेस में अगर वो स्मगल करेगा उसके भी खर्चे होंगे, जाहिर है नहीं, उसने बिजनेस की कस्टम वालों को डेफिनेशन देना है, ही वो उससे आगे चल के। नहीं कहलाएगा एथिकली या मॉरली। हम इस चीज को नहीं कहते नहीं कि ये एथिकल नहीं है तो उसके लिहाज से बिजनेस है। देखिए बिजनेस में क्या डेफिनेशन आती है, वो तमाम एक्टिविटीज जो लीगल हैं वो बिजनेस के अंडर आएंगी। ठीक है, तो ये जो लीगल एक्टिविटीज हैं ये वेरी कर रही होती हैं कंट्री टू कंट्री। अब जिस कंट्री में वो तमाम एक्टिविटीज लीगल कंसीडर कर दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर मीट की बात करूं, कौन से मीट की? बीफ का मीट। यहाँ पे बहुत आसानी से हम बेच सकते हैं, उसका कारोबार कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज को हम इंडिया में नहीं कर सकते, वहाँ इलीगल है। तो मैं ये नहीं कर सकती कि हाँ मेरे ये नजरिए से तो भाई बिजनेस है, आपको इसमें क्या मुश्किल है।
तो बिजनेस की एक्टिविटीज लीगल होंगी तभी वो कहलाएगा ये बिजनेस है। ठीक है, ये एक पॉइंट है हाँ जो नॉर्मली हम लेकिन डेफिनेशंस या समझाने में नहीं कंसीडर करते बिजनेस को। नॉर्मली क्या समझाया जाता है, बिजनेस में आपका मकसद क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। जबकि ये आधी अधूरी बात है, पूरा मकसद क्या है, लीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करके आप प्रॉफिट अर्न करोगे। क्लियर है? ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लेकिन किस बात पे भाई, एसेट्स पे। एसेट्स किसे कहते हैं, resources रिसोर्सेज। और which makes future economic benefits जिनसे आपको आपके बिजनेस में लाइक फायदा हो। कुछ को आप सेल करते हैं, कुछ को आप यूज करते हैं, लाइक एक फिक्स एसेट्स होते हैं और एक लाइक करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। कुछ जो आप विद इन 1 ईयर के अंदर होते हैं वो आपके करंट होते हैं, जिनको आप सेल भी कर सकते हो, जिनसे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। और दूसरे जैसे आपने सैलरी की एक एलईडी की लाइक वो फिक्स एसेट है, और वो आपकी लाइक लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको यूज करें, मतलब आप विद इन मोर देन 1 ईयर आप उसको यूज कर सकते हो। तो इससे लाइक इससे आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, हाँ अगर स्टूडेंट्स को दे रहे हो, तो मतलब आप इसको यूज कर रहे हैं, एक तरह से आपके पास रिसोर्स है बिजनेस के अंदर। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप ही अपना कुछ इनपुट डालें। इनका कुछ मिसिंग पॉइंट था, वो मैं चाहूंगी कि आप भी जरा देखो कि मैंने क्योंकि पूरी आपको बताई थी कि एसेट्स की कहानी क्या है, किसे हम एसेट्स कहेंगे। हर रिसोर्स हमारे लिए तो एसेट नहीं है, आपने बात भी सही कही। एक छोटी सी बात छोड़ दें, फोन भी था और हाँ ठीक है। अच्छा जुनेद, हम एसेट्स किसे कहेंगे, आप हैं यहाँ पे? देखिए, बिजनेस में एसेट्स किन रिसोर्सेज को कहा जाता है, मुझे आप बताएंगे? बिजनेस में एसेट्स है आपके, आपका कैश, आपके प्लांट एंड मशीनरी, आपके बिल्डिंग, आपके जो इसमें भी मैं ख्याल है एसेट्स में भी कुछ बार दफा आपके एम्प्लॉयज भी आपके एसेट होते हैं। अ, आपके अच्छे एम्प्लॉयज आपका एसेट होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ होते हैं। बाकी मटेरियल वाइज कहा जाए तो जितना बिल्डिंग है, कैश है, आपके लिक्विडिटी है, बैंक अकाउंट्स हैं, आपके रिसीवेबल्स आपके एसेट्स हैं, आपके आपके एम्प्लॉयज आपके लाइक जो प्लांट एसेट्स एंड मशीन, कैसे कहलाएंगे? हो सकता है फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका एसेट्स नहीं है, क्योंकि वो किसी बैलेंस शीट और किसी प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा तो नहीं बनते हैं। मगर इन जनरल टर्म्स वो आपकी स्ट्रेंथ ही होते हैं, आपके रिसोर्सेज ही होते हैं। अगर हम एसेट्स को रिसोर्सेज कहते हैं, एसेट्स को रिसोर्सेज की डेफिनेशन में लाते हैं, तो आपके एम्प्लॉयज भी आपके रिसोर्सेज ही होते हैं, जो आपका मैं अब जो आपके लिए फाइनेंशियल काम करते हैं, अकाउंटिंग जो की आपकी रूल से स्ट्रेंथ पूछ बनते रही हैं। थी। मगर तो इन फाइनेंशियल टर्म्स आप हम्म, सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, हम गाड़ियां, एथिकली व्हीकल्स, अपने आपका बैंक उसके लिए बैलेंस कह है, सकते हैं कि आपके भाई फला रिसीवेबल्स। बंदा मेरे लिए बहुत क्रूशियल एसेट है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। लेकिन मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए समझना चाह रही थी कि भाई हम एसेट्स किसे कहेंगे। देखें, बच्चों को समझाने के लिए मैं क्या कहती हूँ, बिजनेस तमाम देखिए रिसोर्सेज से दो मैं सवाल करता है, फिर वो तीसरे सवाल का सोचता है। पहले दो सवाल क्लियर होते हैं तो तीसरे सवाल पे वो डिसीजन कुछ लेता है कि ये कौन सा है। बहरहाल, पहला सवाल क्या है कि वो रिसोर्स क्या मेरे ऑनरशिप और कंट्रोल में है। अभी आप मुझे किस चीज से देख रहे हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, क्या चीज है जुनेद? मोबाइल है। मोबाइल है, ये आपकी जी ऑनरशिप मोबाइल है। कंट्रोल में है? जी ये रिसोर्स आपके ऑनरशिप कंट्रोल में है? जी सॉरी मेरे, मैंने ये सवाल जी करा, हाँ, जी देखें, हाँ, बिजनेस किसी भी चीज को ये जो रिसोर्स, ओनरशिप कंट्रोल में है। सॉरी, जी सॉरी, मैं कहा मोबाइल मेरे ओनरशिप में, मतलब मैं ऑनरशिप ओन करता कंट्रोल हूँ। में। ठीक है, बिजनेस क्या आप करता यही है, पूछ दो रहे थे ना? सवाल पहले करता है फिर तीसरे सवाल हाँ, पर आता है। वो शुरू के दो सवाल कौन से हैं कि वो जी रिसोर्स बिजनेस के ऑनरशिप कंट्रोल में है, अगर है तो दूसरे सवाल पर आएगा, वरना यहीं पे वो रिसोर्स क्या कहलाएगी, ये हमारे लिए एसेट नहीं है। दूसरा सवाल, क्या वो रिसोर्स आपको फायदा पहुंचा सकती है फ्यूचर में? आपने कहा आपका मोबाइल आपने खरीदा है, आपके कंट्रोल में है। दूसरे सवाल पर आई हूं, क्या वो रिसोर्स आपको फायदा पहुंचा सकती है फ्यूचर में?
जुनेद आपसे सवाल है, क्या ये फायदा पहुंचा जी हाँ, सकती है? पहुंचा सकती है। तो ये क्या कहलाएगा? तब आप क्या कह सकते हो, दो सवालों के अगर यस में आंसर आते हैं, तब फिर आप कहते हो कि वो मेरे लिए क्या है, ये रिसोर्स मेरे लिए एसेट कंसीडर करी जाएगी। बिजनेस किसी भी रिसोर्स को एसेट तब मानेगा जब दो सवालों के जवाब यस में आएंगे। पहला सवाल, क्या वो रिसोर्स मेरे ओनरशिप कंट्रोल में है? अगर है तो दूसरे सवाल पर आएंगे। दूसरा सवाल क्या, क्या वो रिसोर्स मुझे इन फ्यूचर कोई बेनिफिट दे सकती है? अगर हाँ, तो ये मेरे लिए क्या है, यानी मुझसे मुराद बिजनेस, मेरे बिजनेस के लिए क्या है, वो एसेट है। फिर तीसरा सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या है भाई, क्या ये तमाम रिसोर्सेज जो हमने देखी एसेट के तौर पे एक साल के अंदर फायदा पहुंचा सकती हैं या एक साल से ज्यादा? अगर तो वो रिसोर्सेज 12 महीने यानी एक साल के अंदर अंदर मुझे फायदा दे सकती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, करंट एसेट। और जो एक साल से ज्यादा के अरसे में फायदा दे सकती है मुझे, तो वो क्या कहलाएंगी आपके पास, नॉन करंट या फिक्स एसेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लें जल्दी से। जी। इसकी डेफिनेशन लिख लें आप। एसेट्स आर द रिसोर्सेज, एसेट्स आर द resources owned and controlled by the business, owned and controlled by the मैं business, which provide which provide future economic benefit। ठीक है जनाब, फिर हमने कहा एसेट्स की कितने टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। एक आपका जो एक साल के अंदर अंदर फायदा पहुंचा दे, वो आपके लिए क्या है, बिजनेस के लिए करंट एसेट्स। और जो रिसोर्सेज एक साल से ज्यादा के अरसे तक आपको फायदा पहुंचाती हैं या पहुंचा सकती हैं, वो तमाम क्या है आपके लिए, नॉन करंट या फिर फिक्स एसेट। लॉन्ग टर्म नॉन एसेट। करंट भी आप कह सकते हैं इसको, फिक्स एसेट्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स की एग्जांपल्स, कैश। कैश और और कैश और अगर आपने किसी को व्हीकल्स, उधार लिया है, प्रॉपर्टी, मतलब आपको प्लांट एंड आपने मशीनरी। एक रिसोर्स दिया हुआ है, मतलब उधार नहीं इसमें आएगा। नहीं आएगा। नहीं जी, जुनेद क्या कह रहे हैं? ऐसे प्लांट एंड मशीनरी, आपकी आपके व्हीकल्स, आपके प्लांट करंट एंड एसेट, मशीनरी पहले आपके हम करंट करंट एसेट्स हैं। एसेट को डिस्कस कर अगर वो लेते हैं आपको कि बेनिफिट करंट दे एसेट रही है। में कौन कौन से आपके पास अच्छा अकाउंट अच्छा अच्छा। होंगे। एक मिनट, अच्छा। उस पर आ रही हूँ, मैंने जो ओके। बात कही थी वो अलग है। ओके सर। जी, करंट एसेट में जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा, कैश है और कैश, बैंक है, बैंक है, आपके रिसीवेबल्स हैं, हाँ, ठीक आपकी है, अगर देखा जाए जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो करंट ईयर में मैच्योर होंगे। कैश है। इसी तरह आपके पास आपने कहा बैंक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, आपने किसी चीज की एडवांस पेमेंट करी है। आपके। एडवांस पेमेंट प्रीपेड या प्री जी। पेमेंट के नाम से आपके सामने आती है, वो तमाम भी क्या है आपके बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। क्या है भाई, करंट एसेट। करंट एसेट्स। ठीक है, लेकिन रिसीवेबल अमाउंट जैसे करंट एसेट नहीं हो सकती। करंट एसेट्स। रिसीवेबल लोन नहीं, आपने कहा उधार, उधार नहीं था, उससे जो पैसे मतलब जो मुझे रिसीव करना है, आपका वो उधार नहीं था, मतलब जो मैंने कस्टमर दिया के हुआ था। ऊपर हाँ ना, मतलब मैंने दिया था किसी को उधार पर, अब मुझे उससे पेमेंट नहीं, रिसीव उधार पे करनी है। दिया था, आपने सेल करा था, आपने सेल करा था। लेकिन कस्टमर में तो उधार है ना। बात ये नहीं कहलाती है, वो क्या कहलाएगा, कस्टमर का उधार नहीं, वो बाद में लौटाना है उसको। तो मेरे लिए तो रिसीवेबल है ना। मेरे लिए रिसीवेबल है,
तो वो करंट एसेट हुआ ना। हाँ, वो मैंने ही कहा था करंट एसेट है। आपने कहा मैंने किसी से उधार लिया हुआ है। नहीं, मैंने किसी को उधार उधार पे दिया है। उधार पे भी देना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि पेमेंट बाद में लेनी है उससे। उधार का मतलब एक अलग सेंस में आ जाएगा। ठीक है, देखें, तो आपने जब सेल करी, एक होती है फौरन आपको पेमेंट कर दी जाती है, एक सेल होती है जो आपको बाद में कस्टमर पेमेंट करता है, उस सेल को आप क्या कहते हैं? क्रेडिट सेल। अगर आपके और उसके दरमियान जबानी कलाम की बात हुई है, भले ही आपने बिल वगैरह बना दिया है या आपके वो रिसीट वगैरह आपने दे दी है, लेकिन बकायदा कोई कानून की तरह जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? अकाउंट रिसीवर। यानी आपने जो पैसा रिसीव करना है उसको लिखेंगे क्या? अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, पूरा लिख देती हूँ तो क्या कहलाएगा भाई? अकाउंट्स रिसीवेबल। और यही चीज जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना के काम करते हैं तो क्या कहलाएगा? नोट्स रिसीवेबल। क्लियर है? इसी तरह से आपके पास, अच्छा, हमारे पास ऑफिस में सप्लाईज भी आते हैं, सप्लाईज और स्टेशनरी का नाम दोनों ही ले सकते हैं, वो भी क्या है? बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। आप इनको ऑफिस सप्लाईज का नाम भी देते हो और स्टेशनरी वगैरह, जस्ट लाइक स्टेपलर्स हैं और कैलकुलेटर वगैरह, ये तमाम चीजें आपके, या मार्कर्स हैं, पेन्स हैं, ये तमाम क्या है आपके लिए? सप्लाईज है, स्टेशनरी। क्लियर है? अच्छा जी, इसके अलावा और क्या? हम जिसका कारोबार करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? स्टॉक का। दूसरा नाम इसका क्या कहलाता है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अलावा इसका और क्या नाम कहलाता है? गुड्स का। क्लियर है? एसेट्स तो बहुत सारे होते हैं। एसेट्स तो बहुत सारे हैं। अभी हम जस्ट करंट और नॉन करंट की बात कर रहे हैं। नॉन करंट में भी टाइप्स हैं, वो मैं अभी आपको नहीं डिस्कस कर रही हूँ। नॉन करंट की टाइप्स पे जो हमारा एक टॉपिक निकल कर आएगा, फिर हम उसमें बात करेंगे आगे। अभी जस्ट मैं करंट और नॉन करंट को डिस्कस कर रही हूँ। फिर आ जाते हैं नॉन करंट या फिक्स पे। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं भाई? लैंड, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। अपने पास प्लीज नोट डाउन रखिएगा। फिर बाद में ये गड़बड़ ना हो कि करंट और नॉन करंट को आपने डायरेक्टली बात कर लिया है। एसेट्स तो हमारे पास ये टोटल एसेट्स ही हैं, लेकिन कौन सा करंट है कौन सा नॉन करंट, क्योंकि हमने